हाय दोस्तों, आपका अपने चैनल ऋषि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियांशु वर्मा जो है आपके लिए एक नया फिजिक्स का लेक्चर लेके उपस्थित हूँ। पिछले क्लासेस में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार के बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उसके न्यूमेरिकल्स या इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों ने सही से रिवीजन किया होगा तो इसको बहुत अच्छे से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो पहला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा होता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और तीसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसमें आप लोग बताइएगा कौन से सही हैं। आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका ये सही होगा। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतन कोण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बी वाला। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है? तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, या उपरोक्त सभी। तो प्रकाश के क्या होते हैं? ये सभी गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? ठीक है, तो वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? जल बनाता है कि हवा बनाता है कि प्रकाश बनाता है या धूल के कण बनाते हैं? तो वस्तुओं को दृश्यमान क्या बनाता है? प्रकाश बनाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, आभासी होता है तथा समान आकार का होता है। बी ऑप्शन है, सीधा, आभासी तथा आकार में बड़ा। ऑप्शन सी है, सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा। और डी ऑप्शन है, वास्तविक, उल्टा तथा उसी आकार का। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, वो जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतना ही बड़ा वस्तु होता है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो वह क्या कहलाता है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, या दोनों है? तो वो दर्पण आपको बताया गया कि जो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, उसे कौन सा दर्पण हम कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे कि अवतल दर्पण कहेंगे कि दोनों, या समतल दर्पण? तो उसको आप लोग जानते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? उत्तल अवतल दर्पण, सॉरी। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। जब केंद्र की बात की जाएगी तो वक्रता केंद्र वहां पर मान लिया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? तो कैसा होता है? क्योंकि चम्मच के अंदर वाला जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी जो आकृति होती है वो दिखाई देती है, तो लगभग एक दर्पण की तरह कार्य करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? लगभग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, क्योंकि अंदर वाले पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद आपका है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? तो उत्तल दर्पण आप देख लीजिएगा एक बार, फिगर उसका कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण का फिगर जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण, ये दर्पण होता है।
तो परावर्तक पृष्ठ कह रहा है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है और केंद्र यहां पर होता है, ये आपका फोकस हो जाएगा। तो इसके क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ के आगे होता है, ठीक है, आगे की ओर। क्या करेंगे, आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह बिंदु क्या कहलाता है। आप लोगों को बताया गया है कि उत्तल दर्पण यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो फोकस से होकर चली जाती है। अगर आप लोगों को जो है अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, जो पढ़ाया गया आप लोगों ने अगर रिवीजन किया होगा तो इसका इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा द्वारक या चौथा ध्रुव। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण आप लोगों को बना के हम दिखाते हैं कैसा होता है। अवतल दर्पण समथिंग ऐसा होता है, ठीक है। फिगर जो है आप लोग बना के देखिए, अवतल दर्पण ऐसा होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, यहाँ पर हम वक्रता केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पर हम फोकस मान लेते हैं। ये आपका पोल हो गया यानी कि ध्रुव। तो जितनी फोकस दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मेजर की जाती हैं। तो फोकस दूरी कैसी होती है, ये दूरी हम मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में, और आपको बताया गया है कि लेफ्ट साइड में जो भी दूरी मेजर की जाती है वो निगेटिव ली जाती है। क्या इसी ली जाती है, निगेटिव। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी है उसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f। आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोई है, ऑप्शन बी है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने अगर रिवीजन किया होगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी एक कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा गया है। तो आपको बताया गया है, आपको पढ़ाया गया, समझाया गया है कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है कि वक्रता केंद्र पर बनता है, और तीसरा है दर्पण के पीछे बनता है या अनंत पर बनता है। तो आपको बताया गया है कि जो फोकस दूरी जो होती है, फोकस ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये फोकस एफ हो गया, और यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये फोकस होके चली जाएगी, और अगला जो लाइन होगा वो फोकस से ऐसे आगे मिलाएंगे इनको जब, तो यहाँ पे प्रतिबिंब इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। आप लोग नोट्स खोल के एक बार देखिएगा तो ये फिगर बनता हुआ नजर में आपको आएगा। तो कहां पर होगा, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो
अवतल दर्पण सेम यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्थिति में, तब जब वो फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब होता है, यानी बिंब जब P तथा F के बीच में होता है तब वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रकार से सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, जो कि लास्ट वाला कंडीशन होता है। आप लोग नोट्स में देखिएगा, जब पता चल जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, टार्च में किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है, कि दंत विशेषज्ञ द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, आकार में छोटा होता है, या उपरोक्त सभी। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये इसमें से सब सारे कंडीशन को फॉलो करता है, उपरोक्त सभी मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19वां है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां आपको बताया गया है कि दर चिन्ह परिपाटी में कि जो दूरियां ऊपर मेजर की जाती हैं वो क्या होती हैं, वो धनात्मक होती हैं, ऊपर की ओर क्या होंगी, धनात्मक। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। तो उसमें कौन सा नियम होता है प्रकाश का, अपवर्तन, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन दे दिया गया है, दूसरे चैप्टर का आ गया है, मतलब दूसरे टॉपिक का आ गया है। तो इसको अपवर्तन जब पढ़ाया जाएगा तो इसको आप लोग कर लेंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये जो है अगला लेक्चर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसको आप जो है लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर जो है क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वजन नहीं है यहाँ पे, ये आपको काट देना पड़ेगा यहाँ से, वजन नहीं है। 5 सेंटीमीटर किसी बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी भी अभिसारी दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। सारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आलेख खींचकर बने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों गलत लिख दिया गया है, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थित आकृति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लंबाई लिख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी बिंब से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पे आपको मैं लिख के बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। वस्तु की जो लंबाई है वो दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फोकस दूरी जो है F, ठीक है, फोकस दूरी वो माइनस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभिसारी लेंस, यानी अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, ये होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, तो अवतल दर्पण की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ से -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है।
और u यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर, तो इसको -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वस्तु जो होता है हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, आकृति पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी जो है स्थिति निकालते हैं, यानी कि v निकालते हैं, और बाकी अभी फिगर के माध्यम से दिखा देंगे कि जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसकी प्रकृति के बारे में भी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम दर्पण का जो सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस प्लस होता है 1/u, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में रखेंगे, आंसर अपना आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, इक्वल टू v की वैल्यू निकालनी है, और लिखेंगे 1/u की वैल्यू जो होगी -25। अब 1/10 माइनस के साथ लिखेंगे, इसको हो जाएगा 1/v माइनस हो जाएगा 1/25, ये 25 इधर आएगा, तो 1/, हो जाएगा 25 इक्वल टू, सॉरी -1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50, 2 लिखेंगे माइनस ये 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो यहां से आपका -3/50 इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -50/, माइनस 50/3, ठीक है, सेंटीमीटर। v इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18.367 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो -16.67 सेंटीमीटर ध्रुव से दूर रखी जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका जो है हम जो है किरण आरेख खींच के भी दिखाते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख के माध्यम से इसको दिखाया जाएगा। इसका किरण आरेख हम लोग बनाते हैं, कैसा बनेगा। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया P, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु 5 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी जो है वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वक्रता केंद्र कितनी दूरी पर होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, इसका मतलब वस्तु को जो है रखा जाता है वक्रता केंद्र से पीछे रखा जाता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से पीछे रखा यानी कि वस्तु यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, इसको हम ए बी लिख देते हैं, वस्तु को क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट जाएंगी, एक रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, आपको बताया गया है, और दूसरी रे ऑफ लाइट वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है,
दूसरी रे ऑफ लाइट वक्रता केंद्र से होके जाएगी, ये आपका वक्रता केंद्र 3 हो गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे यहाँ कट कर जाएंगी, तो आपका ए डैश और बी डैश ये आपका उल्टा जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब क्या होगा, इससे छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है निकाल लेते हैं, इसकी प्रकृति निकल के आ गई सामने। इसके स्थिति और प्रकृति के बारे में हम लोग, ठीक है, प्रकृति के बारे में लिखते हैं। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ये आपका प्रकृति हो गया, ठीक है। और स्थिति कहाँ पे है, स्थिति यानी प्रतिबिंब बेटा कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी भी उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। दर्शन यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। कंप्यूटर वाले भाई साहब ने मिस्टेक कर दिया है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी भी उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो इसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और प्रकृति बतानी है, कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो सॉल्व करते हैं, आप लोग लगाइएगा उत्तर, इसका हम देखते हैं कैसे लगेगा। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा वो पॉजिटिव होती है, तो एफ लिखेंगे हमेशा, क्या होगा, एफ लिखेंगे, एफ पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और u कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। यहाँ पर हमें v निकालना है, v कि उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और प्रकृति हम लिख देंगे। तो दर्पण सूत्र से हम सॉल्व करेंगे इसको, दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं 1/f की वैल्यू रखेंगे हम 15, ठीक है, = 1/v, और v की वैल्यू लिखेंगे -1/10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, वो इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो -1/10 है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 1/10 इक्वल, प्लस लिखेंगे 1/15 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30। अब 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, आपका ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस 15 2 जा 30, यानी कि ऊपर 2 आ जाएगा, इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5/30 इक्वल टू 1/v। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से, तो 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/v।
यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आपका आभासी बनेगा, दाईं तरफ बनेगा और सीधा बनेगा। ये उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है। दो ही प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, वो आभासी सीधा होते हैं और वस्तु से छोटे होते हैं। तो प्रकृति लिख देंगे, इसके बारे में प्रकृति लिख देंगे। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे बेटा। आप लोग अगर 2-4 क्वेश्चन और अपने मन से घर पे सॉल्व कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप जो है बोर्ड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर फोल्ड का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी भी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो क्या बताना है, किसी भी प्रकार की दूरी पर स्थित दर्पण से उस वस्तु का स्पष्ट फोकस प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बताना है, इसके प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें 7 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बिंब है, यानी कि जो वस्तु की लंबाई है वो ओ यानी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव में लिया जाता है तो -18 सेंटीमीटर, और u जो है वो भी नेगेटिव में होता है तो -27 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्वरूप यानी प्रकृति की बताना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी v के बारे में बात किया गया है तो v के बारे में हम उसकी स्थिति क्या होगी उसको बता देंगे और उसका स्वरूप यानी प्रकृति के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दर्पण का हम सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र से क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से यानी 1/f = 1/v + 1/u, इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम। तो -1/18 = 1/v - 1/27। 1/27 को इधर लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 1/27 - 1/18 = 1/v। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 जो है 3 9 जा 27, 3 9 जा तो जो है आपका हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और जो है 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, 54 इसका हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 27 2 जा यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा, -18 3 जा -3 हो जाएगा = 1/v। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1/54 = हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी -54 -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी स्थिति पता चल गई कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, ध्रुव से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब यहाँ निकाल लेते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम आवर्धन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। m बराबर होता है -v/u, ये दर्पण का आवर्धन का सूत्र है, आप लोगों को पता होगा, = I/O, यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो माइनस और b की वैल्यू रखेंगे माइनस है और v की वैल्यू कितनी आई है, -54 आई है। आप लोग लिख देंगे
यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है -18, इसको रख देंगे। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, इसके बारे में हम देखते हैं। और ओ की वैल्यू दिया हुआ है, ओ यानी प्रतिबिंब यानी वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की जो साइज है वो कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से माइनस माइनस ये कट गया, 18 3 होता है 54, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो -3 इक्वल टू हो जाएगा अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा I/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी -21 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से उसके प्रतिबिंब की स्वरूप जो प्रकृति के बारे में हम बता सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो स्वरूप व प्रकृति, स्वरूप व प्रकृति के बारे में हम बता सकते हैं कैसा होगा। प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है और v की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है, तो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, क्योंकि I की वैल्यू नेगेटिव में आई यानी कि ये उल्टा होगा, तो होगा उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। यहीं पे आपका ये अंतिम क्वेश्चन था, यहीं पे आपका लेक्चर जो है जितने क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमने जो है कुछ मल्टीपल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन देखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं, और जो है उसके ऊपर बेस्ड कुछ आंकिक प्रश्नों को हमने देखा है। और इसके अलावा आप जो है घर पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है टाइप कर दीजिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे। और अपनी तैयारी को आप जो है करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके जो है क्या उपयोग होते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ाएंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका लाइट खत्म हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारी वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अधिक से अधिक इसको जो है लाइक और कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।